अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है। ममालिक इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है, फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। और ये कहना छोड़ दिया कि हम मजलूम हैं और दूसरा जालिम। उन्होंने कहा सब बराबर है। नमस्कार दोस्तों, कई महीनों पहले न्यूज़ आई थी कि भाई सऊदी अरेबिया के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। अब ज़रा सोचिए कि जो जिनके रिलीजन में लिखा है कि भाई मूर्ति पूजा है या उसको कुफ्र कहते हैं ना, कि जो दूसरे या फिर मूर्ति को पूजते हैं या फिर दूसरे किसी को पूजते हैं। अब यहाँ पर यही हिंदुओं का टेक्स्ट जो है वो पढ़ाया जाएगा इन सऊदी अरेबिया, और हो सकता है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें, ज़रूरी है कि आप जानें किसी के बारे में। ये पाकिस्तान जब कभी भी प्रोपोगेंडा चलाता है कि इंडिया के अंदर ये होता है, इंडिया के अंदर वो होता है, तो ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान पर भरोसा ना करके यहाँ पर फैक्ट चेक किया जाए कि आखिरकार सिचुएशन है क्या। अब देखिए, यहाँ पर सऊदी के अंदर ये किया जा रहा है, ये वो सऊदी है जहाँ पर वहाँ भी विचारधारा चलती थी, आज भी चलती है, लेकिन उसमें इतना झुकाव आ चुका है, इतनी नरमी आ चुकी है कि दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑलिंग का फैसला कर लिया है। उन्होंने जो भारत की हवाले से अगर देखा जाए कि भारत में जैसे कि उन्होंने अपने जो टेक्स्ट बुक्स में है वो ये जो रामायण और महाभारत है इसको ऐड किया है, और बच्चों को ये भी पढ़ाया जाएगा और उनको जो कल्चरल नॉलेज है वो दिया जाएगा, और उनको दुनिया के बाकी मज़ाहब का और ममालिक का जो रिलीजियस वैल्यूज हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी। तो इट्स नो मोर जस्ट अ वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम जो उनको पढ़ाया जाएगा और उनको इसी के इर्द गिर्द रखा जाएगा। एक तो उनको वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा जो मुसलमानों के जो बाकी फिके थे या जो उनकी जो बाकी हैं जैसे शिया हैं उनके बारे में जो बात होती थी, गलत बात होती थी, या जो सूफीज थे उनके बारे में जो गलत बात होती थी, वो भी सऊदी अरब ने टेक्स्ट बुक से हटा दिया। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्ध मत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख शामिल किए गए हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। और मुसलमान इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नाराज़ हैं। नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि 23 साल तक प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, कोशिश की मोनोथीज़म यानी तौहीद को कायम करने के लिए और शिर्क के खात्मे के लिए, और इस्लाम में शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो मुसलमानों को लग रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा गुनाह जो हमारे पास है,
फिर वापस क्यों इसको अरब में लाया जा रहा है। मैंने भी कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी तकरीबन 10 साल पहले मैंने पढ़ा था, आज भी मुझे गायत्री मंत्र संस्कृत में याद है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी इस नाहिए से और इस एंगल से कि हम इसको पढ़कर उन तक जाकर जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं जैसे क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म वगैरह हो गया, इनके और हमारे दरमियान में जो कॉमन चीज़ें हैं इसको उभारा जाए, इसके ऊपर बात की जाए, और उनके और हमारे बीच में जो कॉमन चीज़ है वो तौहीद ही है, मोनोथीज़म ही है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके खिलाफ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है जाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और वो लेकिन वो ये जानते हैं कि जाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे फिर बेशक कोई उनके जितना मर्जी खिलाफ हो उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं। कि पहले सऊदी अरब की जो बुक्स थी उसमें जो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसमें पढ़ाया जाता था कि जो यहूदी हैं वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इस दुनिया पर उन्होंने काबू पा लिया है, और वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि हम सबको काबू पर कर सकें। अब ये मटीरियल ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा शहादत और जिहाद पर मबनी भी कुछ बहुत सारा मवाद मौजूद था उन बुक्स में, लेकिन उस मवाद को भी वो चैप्टर भी अब ख़त्म कर दिया गया है। ये बात करना बहुत आसान है लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब दुनिया का इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से लीडर समझा जाता है। जब मुस्लिम उम्मा का तस्वर आता है तो हम ये कहते हैं कि हर बात में मुसलमान सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। अगर कोई मसला बड़ा दरपेश हो जाए तो हम फ़ैसला वहाँ से लेते हैं। अगर कोई फतवा लगाना हो किसी चीज़ पे, किसी ने ये कर दिया तो हम फैसला वहाँ से आता है। तो वहाँ पर एक ऐसे मुल्क में जो कि जिसका सारा दारोमदार, जिसका तमाम जो काम चलता है वो मज़हब के गिर्द घूमता था, वहाँ पर ऐसी चेंजेस लाना एक बहुत बड़ा फ़ैसला था, लेकिन ये फ़ैसला ले लिया गया। जहन में अब ये आ रही है कि पाकिस्तान, जो कि जिस तरह मैंने बताया कि जिस तरह बाकी मुस्लिम ममालिक, इसी तरह पाकिस्तान बल्कि उनसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर सऊदी अरब को एक लीडर तस्वुर करता है, एक मुस्लिम उम्मा का एक सिंबल तस्वुर करता है और उनकी तरफ बहुत देखता है। हम उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनकी ज़ुबान, उनका जो भी रहन सहन है उसको बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जबकि उन्होंने ये चेंजेस कर ली हैं, तो क्या इस सिलसिले में भी यहाँ पर उन्हीं की पैरवी की जाएगी? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि जो मैं देख रहा था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है उसने ये कहा कि जब 2020-21 का और 19-20 का उन्होंने करिकुलम जो है सऊदी अरब का स्टडी करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब के करिकुलम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो शियाज और जो सूफी प्रैक्टिसेस थी उनको वो काफराना प्रैक्टिसेस जो वो करार देते थे और कहते थे कि ये उसको स्टिग्मेटाइज करते थे और अन इस्लामी कहते थे और मना कर देते थे। तो एक तो उन्होंने वो भी वहां से हटाई हैं और अब उन्होंने उसको और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने अहम काम किया है जो कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू बच्चे हैं, और मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट भी अपने शो में चलाई थी और मैंने बताया था कि किस तरह वो जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं या जो सोशल स्टडीज पढ़ते हैं तो उनको उनके बारे में उन किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनके बारे में जो उन किताबों में लिखा हुआ है वो उनको बड़ी तकलीफ होती है। और हमें भी उसके जो प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं, हमें सिर्फ मुसलमान है, हमने हिंदू के बारे नहीं पढ़ना, ईसाई के बारे नहीं पढ़ना, यहूदी के बारे नहीं पढ़ना, कहीं हम हिंदू ना हो जाएं, कहीं सिख ना हो जाएं। व्यूअर्स, बेसिकली आज मेरा टॉपिक D2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो कि अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहने वाली है, कैसे कंपेरिजन करने वाली है पाकिस्तान और इंडिया का, आए जानते हैं लोगों से। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया
को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G पे फंसे हुए हैं। उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे। हमने PIA से एमिरेट्स बनाई और एमिरेट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो तो एक देखिए, वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर वो हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हुकूक के ऊपर काम होगा। आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। अभी तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है, जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते। आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2 स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे FIR कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बातें, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है? नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है? फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई है। और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान भी है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा कि उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं आरजू ने, हमने 2-4 पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों चाह रहे हो? 370 हटने के बाद ही हुआ। आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप बताइए, आपकी सरकार जा रही है सबसे वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे दीजिए, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके
कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। इस टाइम इंडिया की जो काइट है वो हवाओं में उड़ रही है और पाकिस्तान अभी सिर्फ उनकी काइट उड़ते हुए ही देख रहा है। देखा जाए तो इंडिया इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, इंडिया का नाम बन चुका है। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं और भारत को बहुत ऊपर देखते हैं। क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है, जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है। कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान। इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की अवाम के साथ। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। अमेरिका है ना, उधर का अगर फर्ज करें $1000 है, ठीक है, $1000 है, वो ये देखे मेरा इतना बड़ा वॉलेट है, इसके अंदर वो नजर भी नहीं आएगा। पाकिस्तानी 1 लाख रुपया डालें वो इसमें पूरे ही नहीं आएगा, तो वर्थ किसकी ज्यादा हुई? पाकिस्तानी करेंसी की। इसलिए पाकिस्तानी करेंसी के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब तालिबान डबल गेम खेलते हैं। तालिबान बड़े सियाने, उनको समझ लग गया अब मुल्कों को कैसे भगाना है और क्या करना है। इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, हर बंदा, हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंस ही देख लो, इस दफा $100 बिलियन, दे हैव क्रॉस्ड $100 बिलियन। मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा है ना, ठीक है, हमारे एक जनरल के पास से निकल आता है। हु इज मुकेश अंबानी? सर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से है? ये इन्फॉर्मेशन मेरी सारी खुद की बनाई हुई है, ये मुझे गॉड गिफ्टेड इन्फॉर्मेशन है सारी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ताइवान और इंडिया के बीच में कभी भी FTA हो सकता है, मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। इसको लेकर बात हो रही है। देखिए, एक समय था जब ये पूरे के पूरे जो सार्क नेशन थे या फिर कोई और ग्रुप था, उसमें एक साथ में मतलब यहाँ पर FTA साइन करना था, लेकिन वहाँ पर चाइना की कुछ मोनोपोली थी और हमें ऐसा लगता था कि भाई हमने यहाँ सीधा अलाउ कर दिया तो उस ग्रुप में चाइना भी था, तो चाइना को भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद सारे अलग अलग कंट्री के साथ नए नए रूल्स, या फिर कहें कि सारे कंट्री के साथ अलग अलग रूल्स एंड पॉलिसी के हिसाब से हम अलग अलग FTA कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी लोग को लेकर बात हो रही है कि भाई FTA हम जो है वो ताइवान के साथ करना चाहते हैं, मतलब ताइवान यहाँ पर ज़्यादा पुश कर रहा है इस चीज़ को। अब देखिए, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तो जलेगी, लेकिन साथ में और किसकी जलेगी? चाइना की भी जलेगी। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ताइवान बार बार अप्रोच कर रहा है इंडिया को, कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप करो। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स का। सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन में ताइवान बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमें चाइना के टक्कर की एक ही मार्केट इस पूरी दुनिया में नज़र आ रही है जो कि ईमानदारी से काम करती है, जिसकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी इकोनॉमी अब आने वाले अरसे में बहुत ही आगे जाने वाली है, वो इंडिया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और इंडिया को भी फ़ायदा हो। देखिए ना, अब चाइना की हमारे साथ ज़्यादा लगती है, इंडिया की उनके साथ बनती भी नहीं है, तो ताइवान और चाइना का बहुत अच्छा है। तो उनको ये चाहिए कि इंडिया को छोड़ के उनको पाकिस्तान को प्रेफर करना चाहिए ना। इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान आए वो? पाकिस्तान में मतलब क्या पाकिस्तान दे सकता है ताइवान को? ताइवान को पाकिस्तान बहुत कुछ दे सकता है, जो चीज़ ताइवान को चाहिए पाकिस्तान दे सकता है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ ताइवान को चाहिए ये खुद बना के दे सकता है। इतना टैलेंट हमारे पास कूट कूट के भरा हुआ है। ये टैलेंट 75 सालों से है कहाँ, आप मुझे ये बताइएगा। मैं अभी देखे ना, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने कोई गलत काम करना हो ना, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेता है, उसके बाद वो जो भी उसने काम करना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, वो करके उसके बाद दाढ़ी मुनवा देगा। किसी को क्या पता है वो कौन है, गेटअप चेंज कर लेगा। ये चीज़ है कि पाकिस्तान 75 सालों में टैलेंट जो है हमारे अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपने ये बोला है कि ताइवान पाकिस्तान को प्रेफर क्यों नहीं करता। आपको पता है ताइवान 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो चाहता है कि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर प्रोडक्शन हो इंडिया में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त अगर हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो ये चाहते हैं कि प्रोडक्शन हो ही उनकी इंडिया के साथ? नहीं, देखें ना, अब इंडिया के साथ ही सारा कुछ कर रहे हैं। जो EV इलेक्ट्रॉनिक था, व्हीकल थी, रक्षा, वो भी उन्होंने उधर ही लॉन्च किया। 1 करोड़ रुपए का उन्होंने वहाँ पे दिया। लोग वहाँ पे अफोर्ड करेंगे, वो लेंगे। लेकिन लिटरली स्पीकिंग अगर वही चीज़ वो पाकिस्तान के अंदर लेके आए ना, 10 करोड़ का भी रखे लोग लेंगे।
ये चीज़ आपको पता है। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको इंडिया की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको पाकिस्तान की आज मिसाल देता हूँ। अब देखें कि एक इंसान है, उसकी 4 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी महीने की सैलरी है। अगर वो 2 लाख रुपया साइड पे करता जाए ना कि 2 लाख में से मैंने एक पैसा यूज़ नहीं करना, तो आपको 36 to 37 मंथ्स लगते हैं एक V8 क्रूज़र खरीदने में। और आप रोड के ऊपर निकले तो आपको 20 क्रूज़र वैसे रोड पे खड़े पाकिस्तान में नजर आते हैं। इंडिया के अंदर यह चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में कहते हैं गुर्बत है, पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे आप चारों तरफ देख लें, कोई भूखा बंदा नहीं सोता। इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, लोग भूखे सोते हैं। तो इसलिए उन्हें हमें प्रेफर करना चाहिए, उनको क्यों प्रेफर करते हैं? वर्ल्ड बैंक को नहीं ना मानते आप? मैं बिल्कुल वर्ल्ड बैंक को नहीं मानता। वर्ल्ड बैंक कौन होता है मैं कुछ कहने वाला? वर्ल्ड बैंक ने आपको कहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा है इंडिया भाई तीसरे नंबर पे आने वाला है। $100 बिलियन पे उनके रेमिटेंसेस होने वाले हैं। और जहाँ तक बात है एविएशन की बात की ना आपने, एविएशन की और उनके डिफेंस की, उनके सिक्योरिटी की, तो यार इंडिया से हर बंदा जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर बंदा, हर घर में से एक आधा बंदा तो है। आप उनका रेमिटेंसी देख लो, इस दफा $100 बिलियन, दे हैव क्रॉस्ड $100 बिलियन। यार बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। पता नहीं कितने होंगे जिनका रजिस्टर नहीं हुआ हुआ, जिनका रजिस्टर्ड है उनकी अमाउंट कलेक्ट करके $100 बिलियन बन रही है, तो सोचो बाकियों का कितना होगा। तो जब वही लोग पूरी दुनिया में फैल के वहां पे जाके अपना काम अपने हार्डवर्क से शो कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि यस वी आर वर्किंग, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत हद तक आपकी कंट्री को मेंशन करती है, लेबल लगाती है उसके ऊपर। और इंडियंस फॉरेन कंट्रीज में जाके उस चीज़ को मनवा रहे हैं। इस वक्त इंडिया में जितने एयर बेसिस चल रहे हैं, गुजरात वाला मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है, तो जितने भी चल रहे हैं उन सब पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो उनकी जितना भी काम है उनकी एयर बेसिस का, उसको कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा है। वो हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। ज़रा सी मिस्टेक पे उनकी पूरी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। हर चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हमारे यहाँ हमने अपना एयरलाइन, हमने अपना रेलवे, हर चीज़ गिरवी रखवा दी थी जब हमें लोन की ज़रूरत थी। हाँ, बाजवा जी जो कहते हैं कि उनकी तनख्वाह इतनी कम थी और फिर भी वो करोड़ों के बल्कि अरबों खरबों के मालिक हैं आज। तो ये सवाल उनसे पूछना है कि प्रॉपर्टी इनके नाम आई कैसे? रिबाहा हद एक आर्मी ऑफिसर की कितनी सैलरी होगी? डू यू नो, आई एम ऑल्सो फ्रॉम आर्मी फैमिली। एक आर्मी ऑफिसर की सैलरी जो है अगर बहुत ज्यादा लगाओ ना, बहुत ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम, तो वो 5-6 लाख से ज्यादा नहीं होती। और उनके लाइफ स्टैंडर्ड उस तरह का होता है कि 5-6 लाख यूं जाता है, यूं। तुम बीइंग अ यूट्यूबर, तुम्हें आइडिया होगा कि यार यूट्यूबर्स का अगर इतनी अर्निंग आ रही होती है 3-4-5 लाख, तो कैसे उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। फिर रुल रहे होते हैं सड़कों पे। तो सोचो कि रुलने के लिए जाती है कि भाई और कमाएंगे तो खाएंगे ना। ऐसा ही है। तो एक आर्मी ऑफिसर जिसका लाइफस्टाइल इतना एक्सपेंसिव है, जिसने स्टैंडर्ड इतना मेंटेन रखना, उसका 5-6 लाख से कहाँ गुजारा होता है? वो बंदा जब रिटायर होता है तो जखीरे बने हुए होते हैं। यार मेरे बाप ने रिटायरमेंट खुद ली है, हमारे पास तो कोई जखीरा नहीं है भाई। हमने तो कहीं नहीं देखा मेरे बाप ने आइलैंड खरीद लिया हो पूरा। क्यों, किधर से, कहाँ से आता है वो पैसा? वो हमारी जेबों से निकला हुआ होता है। 71% इस वक्त जो है आर्मी को जा रहा है, डिफेंस को जा रहा है। हमारे मुल्क की इकोनॉमी में से 71%, और सिर्फ मेरे ख्याल से 5 से 6% या 3 से 4 हमने एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। इस तरह की मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं, वो सिर्फ बढ़के नहीं माता, वो बाकायदा जो भी कोई वो बात करता है। जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले 1 साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है। जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। सर इन्होंने तो पाकिस्तान की उसी वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद करवा दी थी, जब इन्होंने चाइना को परमिशन दे दी थी कि वहां से सारा सामान उससे कहीं ज्यादा सस्ता जो पाकिस्तान में बनता था वो यहाँ पे भर दिया लाके हर तरह का। तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रीज तो वैसे ही बंद हो गई। तो फिर धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता।
बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के अलावा जो भी इंडिया का एरिया है, मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी आप काउंट करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहना है कि तकरीबन 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ पर बसाया गया है, मतलब कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने की बात हो रही है। मैंने एक वीडियो में तो ये भी सुना था कि वो भले ही वहाँ पर रहे या ना रहे, लेकिन इलेक्शन टाइम पर वो वहाँ पर आ जाएंगे, अपना वोटिंग करेंगे और फिर दिखाएंगे कि भाई देखिए यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है, और उस टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिएट की जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही है। हाँ, जब 370 और 35 से हटाया गया था तब उसके डिटेल में डिस्कस किया गया था कि इसके हटाने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या फिर क्या कि बेनिफिट्स हो सकते हैं। उस समय पर सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, लेकिन इस टाइप का कोई डिस्कशन नहीं आया था कि भाई इंडियन जो है उनको इंटेंसली बसाया जाएगा वहाँ पर। ऊपर से ये बात थी क्योंकि पहले 370 और 35 के हिसाब से पहले ये था कि कोई भी इंडियन वहाँ पर जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन अब खरीद सकता है। तो उस टाइप की बातें डिस्कस हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो भाई सब कुछ अलग ही चल रहा है। 60 लाख लोग, इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं, वो सिर्फ बढ़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। अब अगले एक साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब उसने पब्लिकली ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा वहाँ की आवाम को, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा, वहाँ पे वो डैम के डैम बना रहा है। और अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल केओस चल रहा था, उस वक्त मैं हैरान थी कि किसी का फोकस ही नहीं आया कि मोदी के वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है। मुझे भारतीय तरक्की भी नजर आती है, मुझे दूसरे ममालिक की तरक्की भी नजर आती है जब वो यहाँ पे आते हैं, जब उनके डायलॉग होते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ, और जब मैं यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ के उनकी तरक्कियां देखता हूँ। आपका $26 बिलियन लूटा है आपने, उनकी डबल बिलिंग, ओवर बिलिंग कर करके, इसीलिए वो नाराज हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि हम आपकी जिंदगियों की जमानत देंगे, आपके लिए अलग फौज बनाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए, आप वो भी प्रोवाइड नहीं कर सके। अब बात यहाँ पे खड़ी है, वो कहते हैं अगर हम प्रोजेक्ट आगे लेके जाएंगे हम अपनी फौज लेकर आएंगे पाकिस्तान में अपनी हिफाजत के लिए, वो भी अगर वो माने तो। क्योंकि धड़ चाइनीज वापस जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे हैं। जो उनके लैंग्वेज सेंटर्स बने हुए थे 5-6 बंद कर दिए, वो भी वापस जा रहे हैं। गवादर में एक बड़ी चाइनीज कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, वो भी वापस जा रहे हैं। और दीगर कई जगहों से चाइनीज ने वापस जाने का फैसला किया है। क्यों चाइनीज इंजीनियर्स, वर्कर्स और उसातिज़ा वापस चाइना जा रहे हैं? वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा देंगे आपके बच्चों को, अभी हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब वो वापस क्यों जा रहे हैं, बड़ा सवाल है। तो गुलामों के ऊपर सरमायाकारी कोई नहीं करता, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन है। समझने वाले इतना ही इशारा काफी है मेरे ख्याल में। आप पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तानी लीडर होंगे, जब लीडर इंपोर्ट करेंगे तो आप क्या होंगे? मुझे समझ नहीं आती खान साहब कौन सी गुलामी और कौन सी खुद मुख्तारी की बातें कर रहे हैं। क्या ये दुनिया को एक चूरन बेच रहे हैं, तबाही के किनारे पे ले जा चुके हैं। एक मिनट के लिए फर्ज करें कल इमरान साहब को गवर्नमेंट पकड़ा दी जाती है, कल ही पकड़ा दें आप, 19 मई को पकड़ा दें, कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग है जो पाकिस्तान को बचा लेंगे? शौकत तरीन साहब खुद कह के गए थे, इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कि इनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। खान साहब ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दी, ओ जी इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, 200 रुपए का डॉलर। खान साहब आपके दौर में भी तो सुली फाल पे था। IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की है, शहबाज शरीफ ने थोड़ी की थी, आपने खुद की थी। लेकिन ये कि पाकिस्तान दर हकीकत में, मैं एक आखिरी क्वेश्चन ये करूंगा आरजू आपसे, किसी पार्टी के पास कोई इकोनॉमिक प्लान है कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है और इंपोर्ट किस तरह कम करनी है? किसी के पास कोई है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरह लाना है? किसी के पास प्लान मौजूद है कि IT की तालीम बच्चों को किस तरह देनी है? मामला सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी के मामला तो पहले भी रहे हैं, पहले भी चाइना के ऊपर, चाइनीज लोगों के ऊपर पाकिस्तान में हमले होते रहे हैं, बड़े खौफनाक हमले होते रहे हैं। सर्कमस्टांसेस जो मैंने आपको सारे बताए हैं,
जब केआस होता है सोसाइटी के अंदर तो दो चीजें होती है, डाके खुले पड़ते हैं क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं होता। राजवीर को वही हालात है, आपकी ब्यूरोक्रेसी मायूस है और उनको जो उनमें से ब्यूरोक्रेसी के गंदे अंडे में खुल के तबाही फेर रहे हैं, आपकी रिश्वतों की और रेट लग रहे हैं, बिक रही हैं चीजें, लेकिन मार खा किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि कोई किसी के माथे पे बली नहीं, किसी को कोई तशवीश नहीं है, सब चैन के साथ बैठे हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरा मकसद है कि ऊपर आपके गिद्दें फिर रही हैं, कवे फिर रहे हैं आपके ऊपर, आप इतने कमजोर हो चुके हैं। आप जंगबंदी, एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, आप उनके साथ आप उनको तावान दे रहे हैं, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि जंगबंदी एक्सटेंड कर दें, हमें ये कर दें। कभी कितनी कमजोर आप सोचें सही कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर हो, लेकिन आग जलाने के लिए वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़, अब ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है, किसने की है ये जो सारी, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर है। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब जैसा किया है पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा भुगत रहा है। यहाँ पर कश्मीर में जब इंडिया के पास, मतलब इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं था इस सिचुएशन से निपटने के लिए, जब 1990s के आसपास जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर भगाया गया, सब कुछ ये सारी सिचुएशन हुई और उसके बाद डायरेक्टली वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस सिचुएशन को लेकर। वॉर इन द सेंस कि कभी भी आतंकवादी हमला होता था, चाहे वो कोई मिलिट्री बेस हो या फिर कोई और जगह हो, वहाँ पर सीधा ट्रक लेके घुस जाना, खुद तो मतलब 72 हुरों के पास पहुँच जाना, लेकिन और भी बहुत सारा नुकसान करके जाना। अब वही सिचुएशन टीटीपी और बीएलए कर रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब अगर आपने एक थियरी अपनाई है तो वही थियरी हमेशा सेम रहेगी, वो तो सबको पता है। इस चीज़ से आप सबको मतलब वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब उनके पास बस यही चीज़ थी कि भाई उनके पास एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट होकर रखे थे, भाई कश्मीर में पाकिस्तान ने ये किया है तो अब हम भी इसके साथ यही करेंगे। और दोस्तों, ये मुझे लग रहा है कि अगर ये इकोनॉमिकल कोलैप्स जो पाकिस्तान का भी हो रहा है वो होता रहा ना, तो बहुत शॉर्ट टाइम में बलूचिस्तान और सिंधु देश और ये अलग अलग कंट्रीज बनना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं होती है, मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा और वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है, उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी। हाँ, यूएस ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई,
दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। ठीक है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअलिटीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। अपने तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैन अल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला, और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 बार लीडर बैठे हुए बलोच, इसमें ब्रह्मदास है, फिर उसके बाद ये जावेद मेंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए, और वही इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदे हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एकतरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे 2 टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी, और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है। शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं, और ब्रेन वॉशिंग हुई है, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज़। तो कैसे टैकल करें? उधर नॉर्थ में जी आपको TTP अटैक कर रहा है और वो डिसरप्ट कर रहा है आपका चाइना के साथ ताल्लुकात। जी जी। इधर बलोच आ रहे हैं, सदर्न बलोचिस्तान और ईरान से आके आपको अटैक कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जहां दोनों जगह पे आपको अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। अंदर TTP जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो फीचरिंग अबाउट 12 स्नाइपर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तानी ट्रूप्स इन साउथ वजीरिस्तान एंड बाजौट। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान। और TTP ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी कम। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान को सपोर्ट करके वो बच जाएंगे इन द सेंस तालिबान जो है वो फिर उनको सपोर्ट करेंगे कश्मीर के चक्कर में, और ये सारी चीज़ें उनको थी। लेकिन वो भूल गए
कि उनका ही सबसे बड़ा डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको लेकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और जो अफगानिस्तान है वो जो इस बॉर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानता। कई बार पाकिस्तान ने वहाँ पर फेंसिंग करने की भी ट्राई की, लेकिन जब की जाती है तब वहाँ से उनको हटा दिया जाता है। और देखिए तालिबान तो, मैंने बीच में एक इंसिडेंट सुना था कि भाई कोई रॉकेट लॉन्चर जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से शूट किया गया और पाकिस्तान के किसी एरिया में गया, तो पाकिस्तान ने कंप्लेंट की कि भाई आप तो सिविलियन एरिया में फोड़ रहे हो, मतलब सीधा अगर आप आर्मी या फिर वहाँ का ठीक करते हो तो समझ में भी आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको नहीं पता था कि ये कैसे ऑपरेट होता है, उसने दबाया और ये निकल गया। कहने का मतलब ये है कि तालिबान उस लेवल के पागल है, जरा भी जिम्मेदारी जैसा कोई चीज़ है नहीं। अगर उनके पास, मगर उनके सामने कोई अच्छी आर्मी होती तो उनको मतलब कि सुलह भी देती, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी है। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत विपरीत हो रही है पाकिस्तान के लिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब नाउ और नेवर की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके टीटीपी के दहशतगर्द जो हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में आपको याद होगा कि आईएसपीआर की जानिब से चंद दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया जिसमें अफगान टेरिटरी से टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला, जिसमें 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद पहली मर्तबा आईएसपीआर की तरफ से पब्लिकली अफगानिस्तान की नई अबूरी हुकूमत को यह मुतालबा किया गया, ये उन पर जोर दिया गया कि आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। और टीटीपी ने भी इस सब के अंदर एक ऐसा इकदाम किया है जो पाकिस्तान के गुस्से को और पाकिस्तान की तरफ से एक्सट्रीम इकदामात उठाने की तरफ बहुत करीब ला रहा है। इस सब के अंदर टीटीपी जो है उसने एक फुटेज जारी की है। ये बेसिकली पाकिस्तानी तालिबान हैज रिलीज्ड अ न्यू वीडियो featuring about 12 sniper attacks against Pakistani troops in South Waziristan and बाजौड़। साउथ वजीरिस्तान और बाजौड़ में पाकिस्तान के फौजियों के खिलाफ इन्होंने ये स्नाइपर अटैक्स जो निशाने लगाकर करते हैं वो 12 मुख्तलिफ अटैक्स की एक वीडियो फुटेज जारी की है, यानी कि ये बहुत ही लॉन्ग रेंज दूर से अटैक करने वाली स्नाइपर राइफल्स थीं। और इसके साथ ही साथ इनके ऊपर बहुत ही एडवांस, दुनिया का एडवांस तरीन जो थर्मल इमेजिंग साइट्स का एक सिस्टम है, जो कि आप कह सकते हैं कि रात को थर्मल और नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनसे भी एडवांस सिस्टम के जरिए इन्होंने ये कहां से हासिल हुए, कौन सा मुल्क इनकी सरपरस्ती कर रहा है, ये असलहा कहां से आया, ये तो बड़े अहम तरीन सवाल हैं। पिछले 6 हफ्ते कोई 60-70 लोग हमारे मारे गए हैं, हर रोज 1-2 नॉर्थ वजीरिस्तान में। जो वहाँ सिचुएशन है, यहाँ टीटीपी की बात होगी, टीटीए की भी बात करें, ये क्या है डेवलपिंग सिचुएशन? आपको पता है आयशा, हम कब से कह रहे हैं कि वहाँ जो असली थ्रेट तालिबान को है वो ना पाकिस्तान से है, ना ईरान से है, ना रशिया से है, ना चाइना से है, अभी तक अमेरिका से भी नहीं है। अभी जो थ्रेट है वो इंटरनल थ्रेट है, दाइश की, कल की, और वो जो बाकी ग्रुप्स आए हुए हैं चाइना से या सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उनसे थ्रेट है, बिकॉज वो हार्ड लाइनर्स हैं। तालिबान हुकूमत अब मॉडरेशन की तरफ जाना चाह रही है, मगर तो उनके अंदर ऐसे लोग हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो कहते हैं मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम आइडियोलॉजिकल लोग हैं, और अगर ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं तो वो इनको अटैक करेंगे। तो अब हो ये रहा है कि कुछ तालिबान जो हार्ड लाइनर्स हैं वो छोड़ के इनको और दाइश में चले जाएंगे, या तक कि शायद टीटीपी जो है वो भी मिल जाएगी उन लोगों के साथ, अगर टीटीपी को आपने हाथ लगाया वहाँ अफगानिस्तान में, और वो तालिबान के ऊपर अटैक करेंगे। अब देखें ना, तो आप सोचिए कि इस लेवल तक काबुल के अंदर, एक वक्त था कि काबुल के अंदर जो अटैक्स होती थी तालिबान करते थे अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अब तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के काबुल शहर के अंदर उनके खिलाफ ये हो रहा है, और वो लोग कर रहे हैं, ना अमेरिका कर रहा है ना कोई और कर रहा है, इनके अपने लोग जो हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं वो कर रहे हैं नए चैलेंज। तो ये वहाँ एक नई डेवलपमेंट है जो आगे जाके बढ़ेगी, कम नहीं होगी। चाइना को अपने घर का दरवाजा खोल के दुनिया से ताल्लुक बनाने के लिए एक ही दरवाजा है, वो है गवादर। और अगर गवादर से लेके अपना खुजराब तक का रास्ता डिस्टर्ब हो जाए, वहां लड़ाइयां हो जाएं, वहां तोपें खड़ी हो, वहां पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज लड़ रही हो, तो इससे ज्यादा बेहतरीन कंटेनमेंट का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ भारत का सिर्फ इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि अमेरिका को चीन के मुकाबले में उसकी जरूरत है। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को टेस्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में आप अंदाजा करें, आज तक मैं आपको बड़ी वसूख से कहता हूं, अमेरिका ने किसी और मुल्क को अपने साथ इस हद तक रियायत नहीं दी जितनी अफगानिस्तान में इंडिया को दी।